नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। दिस ऑफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। थेफ्ट हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, एंड नेक्स्ट जो ऑफेंस होगा वो रॉबरी का होगा। ये जो ऑफेंसेस है, और उसके बाद में आएगा डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन। ये सभी ऑफेंसेस को एक साथ समझना होता है, बल्कि मैं कहूँगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी। इन सभी ऑफेंसेस की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, हाउ दीज ऑफेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। very very important lecture, and now it has been given under section 308 BNS. it was given under section 383 IPC. केवल नंबर चेंज हुआ है, BNS का 308 हो गया है, IPC में 383 था। इससे अलग कुछ भी चेंज नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको BNS 308 का लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ये लेक्चर IPC का है 383 का, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। देयरफॉर दिस क्लास इज बीइंग गिवन टू यू। व्हाई? कि all my lectures which I taught as IPC, those lectures were extremely very good in quality and very nicely recorded. तो उन लेक्चर्स को आपको जरूर देखना चाहिए जिसमें कहीं कोई चेंज हुआ ही नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस लेक्चर को बहुत सीरियसली लेना आप ये, और नोट्स लेना ज़रूर। उसके नोट्स बार बार पॉज करके नोट्स बनाइए, हाईलाइट कीजिए, और जहाँ जहाँ कोई ट्रिक दी है उसको साइड से अलग से लिख लेना। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑन द एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन, सो दिस इज सेक्शन 383 IPC. टॉपिक इज व्हाट? एक्सटॉर्शन. This is part of bigger package, that is what? Offenses against property. So very technical in nature and very very interesting for your prelims and for mains as well. Theft, extortion, robbery, these are the sections which should be read together. इनमें आपस में similarities, आपस में dissimilarities क्या क्या हैं और कैसे कैसे इनको समझना चाहिए। Very important for you. prelims में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और मेंस में भी इस पे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सी, लेट्स सी लैंग्वेज। whoever intentionally puts any person in fear of any injury. तो प्लीज यहाँ जो जिन वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, कौन कौन वर्ड्स है? एनी इंजरी। ये ध्यान कर लेना इसमें। एनी इंजरी मीन्स जब मैं भी आपको 390 पढ़ाऊंगा, रॉबरी की बात करेंगे हम, देन इंजरी विल बी स्पेसिफिक। यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है इन्होंने? any injury. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so एक मिनट, ये रुक जाओ, अब थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया है। ये देखिए पहला वर्ड क्या है इसमें, देखो भाई, whoever intentionally puts any person in fear of any injury, जो कोई भी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से इंजरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षति के भय में रखता है। देखो आप आम भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन को? एक्सटॉर्ट करना, ब्लैकमेलिंग करना, धमका करके किसी से, बेसिकली क्या है, किसी एक व्यक्ति को धमका करके उससे कोई प्रॉपर्टी अपने पक्ष में या किसी तीसरे व्यक्ति को डिलीवर करवाना। तो जो एलिमेंट है यहाँ पर, दैट द मेन एलिमेंट इन द केस ऑफ एक्सटॉर्शन इज द पुटिंग समवन, इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, पुटिंग समवन इन फियर ऑफ इंजरी, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की इंजरीज का फियर दिखाना। दिस इज द जिस्ट ऑफ दैट। इन केस ऑफ थेफ्ट क्या था? वहां पर कोई थ्रेट वाला पोर्शन नहीं था। वहां पर थ्रेट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। वहां पर थ्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है उसमें। वहां पर क्या था? मूविंग द प्रॉपर्टी विद सच इंटेंशन, विद सच टेकिंग, मूविंग द प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, है ना? ये तो मूविंग पे स्ट्रेस था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन पर स्ट्रेस था, यही था ना? यहां पर स्ट्रेस किस पर है? इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। समझ में आई बात? बड़े आगे को किस लिए? उसका रिजल्ट क्या है? जो इंजरी का भय दिखाया जा रहा है उसका रिजल्ट क्या निकल के आना है? thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person. इनका नाम याद कर लीजिएगा कि
भय के कारण किसी व्यक्ति से इन चीजों को किसी व्यक्ति को डिलीवर करवाना। भय का रिजल्ट क्या है? किसी को डरा करके इन फियर रखा तो उससे क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है कि दैट पर्सन शुड डिलीवर समथिंग टू सम पर्सन। कौन कौन से वर्ड है? thereby dishonestly induces the person so put in fear। इसको देखो आप पहले, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये व्यक्ति, इसको थोड़ा सा क्यूट सा बनाते हैं, डराया गया इसको। He is the accused and he is putting this person in fear of injury. Got it? Now the fear of injury may be to this person and to someone else also। जैसे ये कहा जाए कि मैं तुम्हारे इतनी पिटाई करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी याद रखेंगे। तो डर किसका है? तुम्हें धमकी दी जा रही है और इंजरी का भय भी तुम्हें ही है। एक बात हो गई। देख लो, अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारे बच्चे को अगवा करवा लूंगा। अब फियर ऑफ इंजरी किसको है? दूसरे व्यक्ति को। धमकी इसको दी जा रही है, लेकिन मैं चोट किसको बचाऊंगा? किसी अन्य व्यक्ति को बचाऊंगा। तो ये लैंग्वेज में समझना पड़ेगा किस तरीके से दिए। आपको 383 को एग्जैक्ट लैंग्वेज में रखना पड़ेगा। तो समवन इज पुटिंग सम अदर पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू हिमसेल्फ, टू दैट पर्सन और टू, और उसका भय क्या है? उसका आउटकम क्या है कि दिस पर्सन शुड डिलीवर समथिंग। डिलीवरी टू, या तो इसी को डिलीवर कर दे जिसे धमकी दी है, या किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति डरा हुआ है, द पर्सन पुट इन फियर, ही मस्ट डिलीवर टू दिस वन। ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में रहे, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने फोन करके कहा, या समझिए डॉन का फोन आया है ना, वही डॉन जिसको कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढती है, 11 मुल्कों की। उसने फोन किया मैडम को कि मैडम 2 करोड़ रुपए, चलिए मैं डॉन हूँ इस समय, मान लीजिए, थोड़ा एज्यूम करना आसान हो जाएगा। मैंने फोन किया इनको कि 2 करोड़ रुपया आप अमिताभ बच्चन को दे देना, ठीक है। तो धमकी किसने दी? मैंने दी। प्रॉपर्टी की डिलीवरी किसे करा रहा हूं? टू समवन एल्स। एक तो ये हुआ, या इनसे मैं डायरेक्ट कहा कि 2 करोड़ रुपया मुझे दे देना। तो दोनों ही बातें हैं, या तो जो व्यक्ति धमकी दे रहा है उसी को डिलीवरी हो रही हो, या किसी और को डिलीवरी हो रही हो। कॉन्सिक्वेंस किसका है कि जो मैंने धमकाया है, इंड्यूसेस, सी दिस। अब पढ़ो, देखो इसको, देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, किसको? द पर्सन सो पुट इन फियर, उस व्यक्ति को इंड्यूस करते हैं जिस व्यक्ति को डर दिखाया गया है, टू डिलीवर टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को डिलीवर करने के लिए। क्या क्या डिलीवर कर सकते हैं? एनी प्रॉपर्टी। तो प्लीज सी द डिफरेंस इन वर्डिंग हेयर। इन केस ऑफ थ्रेट, व्हाट वाज द वर्ड? मूवेबल प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ दिस इज व्हाट इज द वर्ड? एनी प्रॉपर्टी। जो आवाज भी आ रही है, नहीं देखना चल रहा है काम। ऐसा ना हो कि मैं अभी यहाँ पर रोक सकते हैं हम लोग इसको। इज इट फाइन? चलिए कोई नहीं। तो द वर्ड इज व्हाट? एनी प्रॉपर्टी हेयर। तो इट इज दिस द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन there is no description of property. In case of theft, property must be movable. In case of extortion, it may be any property. It may be any valuable security. It may be anything signed. See this, these are the phrases. Any property, any or valuable security, or anything signed or sealed which may be converted into valuable security. इनमें से कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है. That may be movable property, that may be immovable property, that may be valuable security, that may be anything signed or sealed. कुछ भी साइन करके, सील करके उसको, जिसको सिक्योरिटी में चेंज किया सकता हो, तो कुछ भी डिलीवर करवाए आपसे। ऑफ है क्या? देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं? डिलीवर, दिस इज पुट इन फियर टू डिलीवर। दिस इज द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर, है ना। और इन केस ऑफ थेफ्ट क्या था?
whoever intending to take dishonestly, वहां पर वर्ड क्या यूज किया गया, थेफ्ट के केस में टेकिंग था, यहां पर क्या है, डिलीवरिंग है। वहां पर एक्यूज चीजें लेता है, यहां पर एक्यूज उसी व्यक्ति को डरा करके उससे डिलीवर करवाता है। जैसे आप ये देखो, आप ये यहां पर दिस गर्ल इज पुट इन फियर, समझ में आई बात, पुट इन फियर ऑफ इंजरी। इंजरी क्या है, गला काटने की। तो एक तो बात हुई कि सब एक्यूज इज पुटिंग समवन इन फियर ऑफ इंजरी, गॉट इट। नेक्स्ट, and thereby induces the person so put in fear, person so put in fear कौन है यहाँ पर, this girl, to deliver, now she will deliver this, now she is delivering the property। आप समझ रहे हैं बात, यहाँ पर यही व्यक्ति अगर उससे वो खुद लेता, उसके बैग में से निकालता, तो वो क्या हो जाता, टेकिंग हो जाता। आप समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है, कितनी माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा, वेदर द पर्सन पुट इन फियर हिमसेल्फ और हरसेल्फ डिलीवर्ड और द एक्यूज टुक आउट ऑफ हर पोजीशन। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम आएगी उसमें बहुत माइन्यूटली चेक करेंगे आप, टेकिंग है वहाँ पर या डिलीवरी है, वरना आपका ऑफेंस दूसरा हो जाएगा। समझे बात नहीं, अभी नहीं, देखिए अब इसका मतलब समझ में आया वो आपको, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन। हाँ है ना, आगे बढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं एक बार। whoever, अब पढ़ कर समझ में आ रहा है एक बार में, इंटेंशनली पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। इसका मीनिंग समझ में आया आपको, दोनों फ्रेज का, टू दैट पर्सन और टू एनी अदर, उस व्यक्ति खुद को, जो ये है यहाँ पर देखिए, इसको ये तो है टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। अब तो मेरे ख्याल से कुछ किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए मुझे, बढ़े आगे। जो कोई व्यक्ति, एनी इंजरी देख लिया आपने, व्हाट इज व्हाट एनी इंजरी, अभी हम 390 पढ़ेंगे तो डिफरेंस आएगा भी इसमें, बस ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो देखिए इलस्ट्रेशन है, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश ए डिफेमेटरी लिबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, he thus induces Jed to give him money, A has committed extortion। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं। एक व्यक्ति आता है, किसी कॉलेज में एक व्यक्ति जाता है ना, एक स्टूडेंट ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, सही है, और उसने फीस वहां जमा कर दी, फीस इज नॉन रिफंडेबल इन दैट कॉलेज। अब उसके पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं अगर आपने हमारी फीस नहीं दी वापस, विच इज़ नॉट परमिसिबल एज पर रूल्स, तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम इस कॉलेज की रेपुटेशन को क्षति पहुंचाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो व्हाट इज द ऑफेंस नाउ? दिस इज अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट, दिस इज एनी इंजरी मीन्स दिस मे बी इंजरी टू रेपुटेशन और डिफेमेशन ऑल्सो, बिकॉज मनी अभी यहां तक पैसे दिए नहीं गए अभी तक, money has not been given, it will be, why? There is threat to publish a defamatory libel concerning Jed unless Jed gives, अगर उसको पैसे नहीं देता है तब,
है ना। ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी, ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। अगर उनको उस लॉ कॉलेज से, अगर जो भी कॉलेज है, अगर रिफंड करना है, दे आर लीगल मीन्स, आप रिकवरी सूट डालिए, आप गो टू कोर्ट, जिसमें भी जा सकते हैं आप। दिस इज नॉट द मीन्स ऑफ थ्रेटनिंग समवन। तो थ्रेट का मतलब क्या कि प्रैक्टिकल आप लोग रिलेट कर सकते हैं, शायद एक्सटॉर्शन ज़्यादा समझ में आएगा आपको अब। अनलेस जेड गैप्स इन नीड, तो थ्रेट इज व्हाट, यहाँ पे थ्रेट क्या है, डिफेमेटरी लिबल। एक डिफेमेटरी लिबल समझते हैं, लेटर, लिखित रूप में कोई पत्र हो, और डिफेमेटरी मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, मानहानि, मानहानि के लिए। तो अगर एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ ये डिफेमेटरी पर्चा पब्लिश कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, और वो व्यक्ति डर करके उसको पैसे दे देता है, तो हम ये कहेंगे उसने ऑफेंस कौन सा किया, एक्सटॉर्शन किया। आप प्रीलिम्स के लिए इस इलस्ट्रेशन को कभी नहीं भूलेंगे आप, सही है। तो जाने अनजाने कई बार लोगों से कुछ भी अपराध हो जाता है, उनको पता नहीं होता गुस्से में एक्चुअल टेक्निकली कौन सा ऑफेंस हो रहा है। That A threatens Jed that he will keep Jed's child in wrongful confinement. तो प्लीज सी द वर्ड, he will keep, भविष्य में रखेगा, कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। he will keep Jed's child, थ्रेट किसको कर रहा है, वो जेड को कर रहा है। देखो जेड, ए थ्रेटन्स जेड, ए ने जेड को धमकी दी, इंजरी किसको पहुंचाएगा, दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि जेड के बच्चे को, तो इंजरी टू हिम और टू एनी अदर पर्सन, इन केस, इन दिस केस इंजरीज टू एनी अदर पर्सन। लैंग्वेज में समझ में आई बात आपको, नहीं अभी याद आई। यहाँ पर धमकी दी जा रही है जेड को कि हम क्षति किसे पहुंचाएंगे, तुम्हारे बच्चे को, और क्या है कि हम उसको सदोष अवरोध में रखेंगे, रोंगफुल कंफाइनमेंट रखेंगे, अनलेस जेड साइंस एंड डिलीवर टू ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी, अगर उसने उसको एक प्रोमिसरी नोट नहीं दिया जिसमें जेड बाइंड करेगा कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। प्रोमिसरी नोट्स में यू प्रोमिस कि आई हेयर वाई प्रोमिस टू गिव यू दैट मच मनी, इस तरीके से उसे बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज वन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेगोशिएबल एनआई एक्ट पढ़ेंगे ना आप लोग, उसमें यह है कि प्रोमिसरी नोट। तो ये आया, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी थी, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड, कुछ भी डिलीवर करने के लिए इंड्यूस करता है। यहाँ पे उसने इंड्यूस क्या, किसके लिए किया, प्रोमिसरी नोट देने के लिए इंड्यूस किया है। आए बस में नहीं अभी, तो इन दिस प्रोमिसरी नोट इज द प्रॉपर्टी हियर नाउ। थ्रेट इज गिवन टू जेड, बट इंजरी किसको होगी, जेड के चाइल्ड को होगी। कर लेंगे आप, तो ए कमिट एक्सटॉर्शन। अगर ये इमीडिएट, अगर ये इमीडिएट थ्रेट होती तो ऑफेंस कुछ और हो जाता। अभी हम आएंगे 390 पर। अगर कोई कि भाई तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है, इतने रुपए पकड़ा देना, ये तो होती रैंसम कॉल्स, वरना हम तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएंगे। कब लेके जाएंगे नहीं पता, तो ऑफेंस क्या हुआ, एक्सटॉर्शन, पनिशेबल अंडर सेक्शन 384 हो जाएगा। ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लब मैन टू प्लो जेट्स फील्ड अनलेस जेट साइन एंड डिलीवर टू बी ए बॉन्ड। देखो यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में, जो इलस्ट्रेशन 3 है, इसमें क्या डिलीवर कराया जा रहा है, एक बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं बार बार एक पॉइंट को समझाना चाह रहा हूँ आपसे, वो है डिफरेंस फ्रॉम द थेफ्ट। इन केस ऑफ थेफ्ट केवल एक बात थी, मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट में बी एनी प्रॉपर्टी, इट में बी एनीथिंग सील्ड साइंड, इट में बी एनी सिक्योरिटी। तो पहले प्रोमिसरी नोट आया, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड। जिस बॉन्ड में क्या होगा, बाइंडिंग जेड अंडर ए पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन, ये पूरी हो गई है। ये धमकी दी गई, धमकी क्या दी गई, टू सेंड क्लब मैन टू प्लो जेट्स, कि जेट के खेत को हम प्लो करके आएंगे, सही है। नेक्स्ट देखो ये, फिर अगेन फोर्थ, ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवस हर्ट। यहाँ पर कौन सी हर्ट है, ग्रीवस हर्ट है। तो इंजरी यहाँ डिफाइन कर दिया,
लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ 384 एनी इंजरी है, वो कुछ भी हो सकती है। वो डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेट टू साइन और अफिक्स हिज सील टू ए ब्लैंक पेपर, एक खाली पन्ने पर साइन करो या इस पे अपनी मोहर लगाओ और मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। हड्डियां तोड़ने का थ्रेट क्या हुई? ग्रीवियस असर्ट हो गई। तो ये ऑफेंस कौन सा होगा? एक्सटॉर्शन होगा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा एक्सटॉर्शन डिफाइन अंडर सेक्शन 383। किसी को समझ में आया नहीं आया? जिन जिनको समझ में आ गया प्लीज रेज हैंड। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 390 अगेन। This is the definition of robbery, section 390. In all robbery, there is either theft or extortion. प्रत्येक रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा, सही है। इन यानी कि एज पर सेक्शन 390 इधर थेफ्ट विल अमाउंट टू रॉबरी और एक्सटॉर्शन विल अमाउंट टू रॉबरी, और किसी केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों भी हो सकते हैं, एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी एज वेल एज थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी। इससे मेरे ख्याल से 390 की डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो 390 का एक पार्ट है व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, ये हम लोग कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। When extortion is robbery, अब इसमें क्या होगा? इट मीन्स वॉट, इसी लाइन से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या करें। व्हेन एक्सटॉर्शन रॉबरी मतलब पहले तो सारी रिक्वायरमेंट एक्सटॉर्शन की फुलफिल होनी चाहिए। एक्सटॉर्शन प्लस समथिंग विल अमाउंट टू रॉबरी। पहले वो क्या होगा? देखो ये रहा एक्सटॉर्शन, देख रहे हैं आपको ये? एक्सटॉर्शन इज अमाउंटिंग टू रॉबरी। तो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन में क्या क्या ऐड हो, क्या क्या कंडीशंस ऐसी हैं ताकि जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो एग्रावेट होकर के रॉबरी में तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए एक्सटॉर्शन। वो उसके लिए उसकी लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा बहुत ढंग से। पहली बात क्या है, देखिए ओहो एक्सटॉर्शन में यह था कि एक्सटॉर्शन में क्या भाषा थी? Whoever intentionally puts any person in fear of any injury, यही भाषा थी। अब इसमें देखो क्या है, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन is in the presence of the persons who put in fear। समझे कि जिस समय एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जिस समय एक्सटॉर्शन किया जा रहा है उस समय जो ऑफेंडर है वो वहीं पर प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। मींस जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने कि एक तो है फोन पे धमकाना, एक है कि आमने सामने धमकाना। तो यहां पर एक खास बात क्या आ गई? पहली बात एक्सटॉर्शन प्लस व्हाट? ऑफेंडर इन प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम। समझ में आई बात आपको?
ऑफेंडर इन प्रेजेंस ऑफ विक्टिम, कि जो व्यक्ति धमका रहा है वो वहीं पर है जहां पर विक्टिम है। एक बात तो ये एडिशन हो गया, सही है। सेकेंडली, एंड कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो आप ये देखो वहां पर क्या वर्ड था एक्सटॉर्शन में, एनी इंजरी, और यहां पर इन्होंने इंजरी को डिफाइन कर दिया कि डर किस चीज का होना चाहिए, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रोंगफुल रेस्ट्रेंट का होना चाहिए। सही भाई बात नहीं समझे? अब देखो इसी में जो हमने वीडियो देखा था, अभी दोबारा देखते हैं इसको। चिल्लाएगा तो गला काट देगा। यहां पर जो फियर है वो इंस्टेंट डेथ का हो गया। इंस्टेंट डेथ का समझते हैं? अभी आपने जो इलस्ट्रेशन देखा था कि हम तुम्हारे बच्चे को रोंगफुल कन्फाइनमेंट में रखेंगे, विल कीप, वो फ्यूचर का था। यहां पर धमकी आई क्या, इंस्टेंट डेथ की, अभी तुम्हारा गला काट देंगे। तो ये चीजें बारीक बारीक चीजें, बहुत टेक्निकल बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ होना चाहिए। ये देखिए, अभी जब हमने पढ़ा था ये वाला इलस्ट्रेशन था ना, ये वाला एक्सटॉर्शन का, ए थ्रेटन्स दैट ही विल कीप, भविष्य, जो इंस्टेंट फियर नहीं है। इस वाले वीडियो में इंस्टेंट फियर दिया गया है। सो इन वर्ड्स को आप लोग भूलेंगे नहीं, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट रोंगफुल, इन तीनों फ्रेजेस को याद कर लीजिए, घोट लीजिए तरीके से। इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रोंगफुल रेस्ट्रेंट। सी वो क्या है, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट ग्रीवस हर्ट कर देंगे। वो कह देंगे किडनैपिंग, फियर ऑफ किडनैपिंग, फियर ऑफ दिस। केवल इन्हीं की बात किया गई। ये जो 3 फियर्स मेंशन हैं, अगर वो इंस्टेंट फियर हैं तभी वो ऑफेंस एक्सटॉर्शन विल अमाउंट टू रॉबरी। तो फॉर योर एग्जाम, हाँ नहीं, इंस्टेंट हर्ट, अगर वो कहेगा थप्पड़ मारूंगा एक गाल पे खींच के, दे दे पैसे, हो गया इंस्टेंट, मारो अभी, थ्रेट ऑफ इंस्टेंट हर्ट। सही है, कर लेंगे। या क्या करेगा वो, देखो सुनो क्या करेगा। तीन हो गए। एंड नेक्स्ट क्या चाहिए भैया, एंड बाय सो पुटिंग इन फियर, इससे डर दिखा करके क्या करेगा, इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर देन एंड देयर टू डिलीवर, उसी समय डिलीवरी करवाएगा, भविष्य में नहीं, देन एंड देयर डिलीवरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, दिस इज देन एंड देयर डिलीवरी। सो अब इस स्लाइड को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। थोड़ा सा डुप्लीकेट करना पड़ेगा इसको, एक मिनट रुकिए। एक्सटॉर्शन विल अमाउंट टू रॉबरी व्हेन एक्सटॉर्शन प्लस क्या होगा, ऑफेंडर इन प्रेजेंस ऑफ विक्टिम। ऑफेंडर भी है, विक्टिम भी है। सही है। इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंस का मतलब है सफिशिएंटली नियर। आप जरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो जरा, प्रोविजोस का एक्सप्लेनेशन। ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट, लीजिए, offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, instant hurt और instant local accident। मतलब क्या हुआ, हम कब कहेंगे कि वो व्यक्ति उसके पास में था,
प्रेजेंस में कब कहेंगे। जैसे देखिए ये रिलेटिव टर्म है, जैसे यही क्लास का माहौल है तो ये भी नियर है, प्रेजेंस, हम सब एक दूसरे के प्रेजेंस में हैं। अब मान लीजिए आप थार डेजर्ट में गए हुए हैं, वहां पर कोई नहीं है, सही है, और आपके पास एक ऐसी बंदूक है जिसकी रेंज 100 मीटर 200 मीटर तक है, तो उस रेंज में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको डर दिखाने की स्थिति में हो तो भले ही वो 100-200 मीटर की रेंज में हो, वो भी तब भी ऐसा आएगा कि वो सफिशिएंटली नियर है, वो प्रेजेंस ही मानी जाएगी। द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। ये कि अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का डर दिखा सकता है, तब हम मानेंगे सफिशिएंटली नियर है। जैसे सपोज करो मतलब प्रेजेंस में है, जैसे अभी मैं बोलता हूँ किसी को, हमारी एक स्टूडेंट अभी यहाँ पर है नहीं, मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए वो 2 किलोमीटर यहाँ पर है, मैं उससे कहूँ कि देखो ऐसा है, अगर मैं तुम्हारी अभी मार दूंगा तुम्हें जान से मैं, वरना तुम फटाफट 50,000 रुपये लेके यहाँ पर आओ, तो इतने दूर बैठी है, उसको डर पैदा होगा? नहीं होगा पैदा। यहाँ पर हो सकता है मैं कहूँ तो हो सकता है डर पैदा एक बार को हो जाए, लेकिन इस सिचुएशन को जरा थार डेजर्ट में ले जाओ जहाँ पर आपके पास एक बंदूक है, उसकी रेंज है और 100-200 मीटर दूरी पे भी है। यदि वो लगता है, उस व्यक्ति को लगेगा कि इसने जो डर दिखाया, धमकी दी है, ये एग्जीक्यूट भी कर सकता है, गोली मेरे लग भी जाएगी, तो भले ही कोई डिस्टेंस भी हो, हम ये मानेंगे कि वो व्यक्ति उसके प्रेजेंस में है। क्यों? शब्द क्या कहा उन्होंने बैरक में? द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट। प्रेजेंट कब मान लेंगे उसको? व्हेन ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर। उस व्यक्ति को डर दिखाने के लिए वो सफिशिएंटली पास में हो तब भी। तो सी द स्लाइड। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरीके से आपको समझ में आ जाए एक बार। तो ऑफेंडर इन प्रेजेंस ऑफ विक्टिम का मतलब क्या हुआ? सफिशिएंटली का। देखो भाई, एक्सटॉर्शन टू रॉबरी कब होगी? पहली बात, पहला पॉइंट क्या था? ऑफेंडर मस्ट बी इन प्रेजेंस ऑफ विक्टिम। इसका मतलब क्या है? सफिशिएंटली नियर। सेकंड पॉइंट, एक्सटॉर्शन में क्या था? एनी इंजरी वर्ड था। वो कन्वर्ट किस में हो गया यहां पर? इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में। एक्सटॉर्शन केस में क्या था? एनी इंजरी था। वो अब यहां पर क्या चेंज हो गया? इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। और वहां पे डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कभी भी हो सकती थी एक्सटॉर्शन में। यहां पर डिलीवरी प्रॉपर्टी क्या है? देन एंड देयर। तो दीज आर द 3 एडिशंस। एक्सटॉर्शन में ये 3 चीजें ऐड हो जाएंगी, तो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन विल अमाउंट टू रॉबरी इन द प्रेजेंस। एनी इंजरी की जगह ये वाला फियर हो और डिलीवरी हो ये वाली हो, इसमें हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि व्हेन एक्सटॉर्शन अमाउंट्स टू रॉबरी। अब ये देख लीजिए इसमें, तो यहां पर हुआ इंस्टेंट फियर ऑफ इंजरी का। इंजरी कौन सी है? मारने की, डेथ की हो गई। और ये जो ऑफेंडर है दैट इज नियर इन प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम। दोनों बातें हो गई। डिलीवर देन एंड देयर है।
अब मान लीजिए ये धमका करके तो छोड़ देते कि कल आएंगे, कल मिलेंगे तुमसे फिर यहीं पर ही, और डिलीवरी प्रॉपर्टी की वो अगले दिन करती है, तब क्या ऑफेंस हो जाएगा? वो एक्सटॉर्शन रहेगा वो, क्योंकि देन एंड देयर डिलीवरी का एलिमेंट खत्म हो गया। समझे आप? तो तीनों एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पर, यहीं पर अगर हम ब्रेक कर दें इसको, वो डिलीवरी अभी तो इस वीडियो में यहीं पर हो रही है, देन एंड देयर डिलीवरी हो गई, तो ऑफेंस इज रॉबरी हियर नाउ। लेकिन अगर वो धमका करके यहाँ छोड़ देते हैं और डिलीवरी अगले दिन होती है, तो इट विल नॉट अमाउंट टू रॉबरी, इट विल अमाउंट टू एक्सटॉर्शन एज वेल। तो जब आप कोई प्रॉब्लम को देखेंगे तो आप सभी पॉइंट को देखना, डिलीवरी हो रही है या टेकिंग है, वो थ्रेट जो दी गई है वो एनी इंजरी है या इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल एक्सीडेंट है। फियर इंस्टेंट है या नहीं उसी कैटेगरी का, वो प्रेजेंस में है या नहीं है, इन सबको देखते हुए आप लोग डिसाइड करेंगे कि ऑफेंस एक्सटॉर्शन है या रॉबरी है। और प्लीज़ अच्छे लॉ के एक्सपर्ट इसमें गलती कर जाते हैं, इसलिए आपको एक्सटॉर्शन रॉबरी के जो सेक्शन हैं इनको घोट लेना चाहिए, ताकि आपको एक एक पॉइंट याद रहे वाइल डीलिंग की, हाँ इसमें ये जरूरत थी, ये चाहिए था इसमें। तो ये एक वीडियो और दिखाता हूँ आपको। तुम्हारी खोपड़ी, तो ये इमीडिएट इंस्टेंट फियर डेथ हुआ नहीं हुआ? आप लोगों के आते ही मेरी खोपड़ी उठ जाएगी। अब ये बताइए, ये थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी है या एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी है? यस, क्योंकि प्रॉपर्टी इज बीइंग टेकन हेयर, प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड हेयर। और अगर इसी उसमें कुछ प्रॉपर्टी टेकन हो तो थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी, और कुछ प्रॉपर्टी डिलीवर्ड हो तो प्लस एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी होगा। तो आप समझ गए? आप लोग कर लेंगे? आप समझिए। लेकिन जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो डोंट फॉरगेट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास एज वेल। जब भी हम किसी ऐसे प्रेमाइस में किसी ऑफेंस को करने के लिए घुसते हैं तो ऑफेंस बिकम क्रिमिनल ट्रेसपास व्हेन द प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, इट बिकम्स हाउस ट्रेसपास। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे आईपीसी में कि जब डील करेंगे तो कौन कौन से सेक्शंस, केवल एक ही सेक्शन नहीं, बाकी के अन्य सेक्शन भी यहाँ अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई बिलीव फ्रेंड्स आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मैं कहूँगा देखिए कि आपने क्लास में टाइम दिया, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने टाइम दिया, ये इन्वेस्टमेंट है। और आपका ऑब्जेक्टिव है आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या आपको प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो क्या क्लास लेना अपने आप में सफिशिएंट हो जाएगा? माय आंसर इज़ नो। अगर क्लास लेने से हो जाएंगे तो सभी लोग हो जाएंगे। आप खुद सोचिए कि आप अल्टीमेटली एग्ज़ाम कब क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स में आपको टिक करना होगा, मेंस में आपको लिखना होगा, और इंटरव्यू में आपको देन एंड देयर उसका आंसर करना होगा। वो आप कब कर पाएंगे? कब कर पाएंगे बताइए आप? जब आपको वो याद होगा। और अगर आपको याद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोई गलती करेंगे। फिर याद कैसे रहेगा एग्जाम में? क्योंकि वहां तो एक ही बुक का तो होगा नहीं, वहां तो बहुत सारी पूरे कंप्लीट सिलेबस का एग्जाम होगा। तो वहां पर एग्जाम में याद रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिपीटेड रिवीजन करना होगा हमने। तो इस रिपीटेड रिवीजन की थ्योरी को नहीं भूलना है आप लोगों ने। ठीक है, कर लेंगे आप। तो विद दिस सजेशन लेट्स एंड दिस लेक्चर, एंड प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमारा एक कनेक्शन डेवलप होता है। वी कम टू नो कि भाई कौन कौन हमसे पढ़ रहे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें क्या क्या और देना चाहिए।
तो ज़रूर कीजिएगा ऐसा काम, और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, वो भी तब जब आपको लेक्चर वाकई पसंद आया हो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।